नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकार 3 जून से यानी अनलॉक 1 शुरू कर सकती है। इसके तहत लॉकडाउन में कई छूट मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसका संकेत दिया है। उन्होंने लोगों से पूछा है कि जीवन और जीविका के बीच समन्वय स्थापित करते हुए किन किन पाबंदियों में राहत देना चाहिए जो राज्य हित में है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार शादी विवाह के मौसम को देखते हुए शर्तों के साथ 3 जून से कपड़ा, ज्वेलरी, टेलर दुकान समेत अन्य दुकानों को खोल सकती है। हालांकि वैसे कपड़ा समेत अन्य वस्तुओं की मंडी जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होने की आशंका है, वहां प्रतिबंध में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो जरूरी कामों के लिए आवागमन को सुलभ बनाने के लिए राज्य के भीतर बसों के परिचालन को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार 2 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अनलॉक 1 पर विचार किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान राज्य सरकार अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने और रिम्स कोविड केयर सेंटर में जरूरत के अनुसार 27 नर्स, 48 वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल को कंपनी के माध्यम से यानी T&M कंपनी के माध्यम से ज्वाइनिंग कार्य यानी कराया गया था और एकाएक रिम्स प्रबंधन की तरफ से उन्हें काम करने से मना कर दिया गया। और साथ ही एक नर्स सुनीता केरकेटा की कोरोना से मौत हो गई। मृतक सुनीता के परिजनों को मुआवजा और आपदा के समय कोरोना सेंटर की कमान संभालने वाले नर्स और कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी करने, उन्हें स्थायी करने की मांग को लेकर वार्ड बॉय और नर्सों ने रिम्स में आंदोलन शुरू किया है। आंदोलनरत नर्सों ने कहा कि संकट की घड़ी में हमें आनन फानन में बहाल कर लिया गया। संकट की घड़ी में लोगों को हम लोगों ने बचाया। अब जब स्थिति सामान्य हो रही तो प्रबंधन हमें दोहरी नजर से देख रहा, जिसे देखते हुए हमने आंदोलन शुरू किया और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का पेमेंट बढ़ा नहीं तो परमानेंट स्थायी करे, यही मांग है। तो तभी आप लोग का आंदोलन खत्म होगा। हम लोग का तो कहना यही है। क्या परेशानी अभी एक हम लोग का बहुत कम परेशानी, हम लोग 10,000 में चुपचाप रहते थे। अभी तो हम लोग को देख के हम नहीं, किसी का मन भी नहीं हो रहा है, देख रहने का मन हो रहा है, सुविधा कुछ खाने के लिए। 4 महीना रखा था, उसके बाद में निकाल दिया। 10,000 में अपना घर परिवार भी। रांची समाहरणालय में कोविड के सभी कोषांगों और नोडल पदाधिकारियों के साथ रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक की। बैठक में मरीजों के ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, दवाइयों का वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे और टेस्ट ड्राइव पर चर्चा की गई। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि इस बैठक में कोविड संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें मरीजों के बीच दवाइयों का वितरण, मरीजों का ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्वे किया जा रहा उस पर समीक्षा की गई और साथ ही घर घर जाकर जो टेस्ट ड्राइव किया जा रहा इस पर भी चर्चाएं की गई और साथ ही टीकाकरण को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके साथ ही इसके लिए लोगों को कैसे प्रेरित किया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। अभी चल रहा है उसकी समीक्षा की गई एवं जो भी टेस्ट ड्राइव चल रहा है, हर घर घर जाके सर्वे या स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग हो रहा है, उसकी चीज़ों से भी उस पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जो भी सबसे बड़ा जो टास्क जो जिला के सामने है वो वैक्सीनेशन को है, टीकाकरण को लेकर है। उस पर कैसे हम लोग और उसको बेहतर कर सके, कैसे लोगों को हम लोग प्रेरित कर सके, प्रोत्साहित कर सके, उस पर चर्चा की गई है। और आने वाले समय में भी 3-4 दिन जो लगातार है वो जिला के सभी वरीय पदाधिकारी जो है क्षेत्र में रहेंगे। रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जल्द लगने वाली और सभी सामग्री सदर अस्पताल पहुंच चुकी है, जिसमें 1 मिनट में 100 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ऑक्सीजन पाइपलाइन में जोड़कर सभी वार्डों में इससे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। इसके हो जाने से बहुत राहत मिलेगी। सदर अस्पताल में मरीजों को इसके अलावा ऑक्सीजन लिक्विड टैंक भी सदर अस्पताल पहुंच चुका है, जो सिंगापुर से आया है। 22,000 लीटर की ऑक्सीजन टैंक है, जिसमें ऑक्सीजन रिफिलिंग किया जाएगा और पाइपलाइन से सप्लाई सभी वार्डों में की जाएगी।
इसके आ जाने से अब ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार टैंक फुल हो जाने के बाद 1 सप्ताह तक लोड संभाल सकता है यह सदर अस्पताल का। से प्लांट लगने वाला है, पीएसए प्लांट लगने वाला है और उसका काम शुरू हो गया, सामान आ गया है, अब उसको खाली इंस्टॉल करना है। इसमें 100 लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। एटमॉस्फेरिक एयर से जो ऑक्सीजन आता है मिलता है उसी को प्यूरिफाई करके ये 100 लीटर पर मिनट हम लोग को सप्लाई करेगा और इसको मैनिफोल्ड से जोड़ देना है। मैनिफोल्ड जो हम लोग का ऑक्सीजन पाइपलाइन है उससे जोड़ के हम लोग इसमें डायरेक्ट हम लोग आईसीयू वार्ड या जो भी हम लोग का वार्ड है वहाँ पर हम लोग सप्लाई। कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों के लिए लोहरदगा विधायक और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बरवा टोल स्थित ऑफिस में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। उद्घाटन अवसर पर विधायक प्रतिनिधि निश्चित जायसवाल ने कहा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मंत्री रामेश्वर उरांव और पुत्र रोहित प्रियदर्शी उरांव के द्वारा ऑक्सीजन बैंक खोला गया है, जो काफी सराहनीय कदम है। इसके माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क 24 घंटे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही यह ऑक्सीजन सिलेंडर का वाहन सभी प्रखंडों में रहेगी। वाहन में खाने पीने की भी सामान रहेगी ताकि जरूरतमंदों को दिया जा सके। वहीं मौके पर सभी प्रखंडों के पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यालय में हमारा गैस सिलेंडर के साथ सारा सामग्री रखा हुआ रहेगा, कुछ खाद्यान्न भी रखा हुआ रहेगा, जिससे कि जिनको आवश्यकता पड़ने पे उन्हें हमारे प्रखंड अध्यक्ष उनके घर तक पहुंचा पाए। और हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका रिफिलिंग का काम भी हमारे यहाँ से होगा। जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज होने के बाद अगर ऑक्सीजन खाली हो जाता है तो उसका रिफिलिंग का काम हम लोग के बड़े भाई रोहित प्रियदर्शी उरांव करा। बाबा रामदेव की एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर विवादित बयान पर राज्य भर के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर के निजी और सरकारी डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के बयान के विरोध में काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। वहीं विरोध में शामिल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि लड़ाई एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव के बयान के विरोध में इसको लेकर हम लोग काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के बयान के कारण एलोपैथ वैक्सीनेशन सहित कई चीजों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बाबा रामदेव को अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर ने कोरोना की इस घड़ी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा रामदेव को योग को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। एलोपैथी के बारे में उनका बयान चिकित्सकों को आहत करता है। में जहां सारे पद्धतियों के बीच में सारे पद्धतियों को आपस में मिलकर काम करके लोगों को भलाई करने की आवश्यकता थी, वहीं बाबा रामदेव ने ऐसा बेतुके बयान को देकर एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद में एक युद्ध खड़ा कर दिया है। और इस युद्ध से अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आम जनता का। बाबा रामदेव का पहला स्टेटमेंट देखें, एलोपैथिक स्टूपिड साइंस है, जो कि गलत था। उनका दूसरा स्टेटमेंट देखें जिसमें उन्होंने बोला कि कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं ज्यादा मौतें एलोपैथिक दवाइयों खाने से हुई हैं। ऐसा बोलने से आम लोगों। बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पर विवादित बयान देने पर देश और राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर के समर्थन में सीपीआई माले भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर रांची सदर अस्पताल परिसर में हाथों में तख्ती लेकर विरोध भी जताया और कहा, हम डॉक्टरों के साथ खड़े हैं। वैज्ञानिक और दुर्भावना प्रेरित किस्म की टिप्पणी है और इसके खिलाफ आज देश के चिकित्सकों का राष्ट्रव्यापी ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग कोविड हेल्पलाइन टीम माले के लोग हैं और हम राष्ट्रव्यापी जो डॉक्टरों का आंदोलन है हम उसके साथ हैं और बाबा जी से भी ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य है। रांची में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि किस तरह सरकार का आतंक है, ये इन बातों से स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि उनके मर्म को जानकर ही हमने अपने कदम को आगे बढ़ाया। कैसे लोगों को न्याय मिलेगी, क्योंकि पुलिस गुंडा दलाल का गठबंधन बना हुआ है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार को पूरे मामले की जांच सीबीआई और
इनकम टैक्स करानी चाहिए और बीजेपी से यही नहीं छोड़ेगी, इससे आगे भी ले जाएगी ताकि प्रदेश में कानून का राज होगा। साहिबगंज से कोयले, बालू और पत्थर की तस्करी हो रही है, ऐसे में सरकार अपना पल्ला ना झाड़ ले। उर्फ शिवशंकर प्रसाद 2018 से उस पर उन्होंने इन लोगों को डराना धमकाना, लोगों से लेने की उन्होंने कोशिश की। जब ये लोग देने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, फिर इन लोगों के ऊपर डकैती केस करके दो महिला को भी, फिर पुरुष को भी, और फिर 6 महीना जेल में डाल दिया। और जब जेल में ये लोग थे तो उस समय इन लोगों की जमीन में वही जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है वहाँ मकान बनाना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ मकान तैयार हो रहा है 2 मंजिला, और कितनी शान से बोलते हैं कि हमने खरीदा है। डीसी के पास लोग जाए, किसी भी पदाधिकारी में कोई सुनने वाला नहीं है, वहां तो सब कुछ वही है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बैठक की। इस दौरान कोरोना के तीसरे लहर को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि कोरोना का तीसरा लहर बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा। सरकार के निर्देशानुसार अधिकांश 9 वर्ष से 11 वर्ष बच्चों का संक्रमण होने का खतरा ज्यादा रहेगा। न्यूट्रिशन काउंसलर अंकिता सरकार ने कहा कि कोरोना के कारण देखा जा रहा है कि लोग बच्चों पर कम ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम कोरोना को समाप्त कर दें लेकिन हमारे बच्चे पूरी तरह कुपोषित हो जाएं। इसलिए बैठक के माध्यम से सभी सेविका सहायिका को कहा जा रहा है कि बच्चा कुपोषित ना हो, इस पर ध्यान दें और जो बच्चे कुपोषित नजर आते हैं उन्हें कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराएं। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका मीना हांसदा, कुंती कुमारी, मनीषा ज्योति, एनम, सुशीला मुर्मू आदि उपस्थित रही। हम लोग यहाँ पर बैठक किए इस पे जोर देने के लिए कि कोरोना के साथ साथ कुपोषण भी हमारे देश में उतना ही है, तो हम लोग कृपा करके कोरोना को ध्यान में ऐसा ना हो कि कोरोना ध्यान में रहे और कुपोषण को भूल जाए और पूरा देश कोरोना मुक्त हो और कुपोषण से फैल जाए। इसीलिए हम लोग ये बैठक किए कि यहाँ पे जो भी सेविका सहायिका लोग हैं हम लोग अपने सेंटर में, अपने घर के अगल बगल, अपने रिलेटिव्स में, अपने परिवार में अगर कोई भी कुपोषित बच्चा हो तो उन लोगों को भी जागरूक करें, उसके माँ बाप को। और हम लोग के सेंटर CHC नारायणपुर MDC में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग के लगभग 1,57,00,000 लोगों के लिए कोविड-19 के मुफ्त टीकों का इंतजाम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का दंश झेल रहे झारखंड के लिए इस उद्देश्य के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए व्यय करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बताते चले कि ये कहा गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि 18 वर्ष से 45 वर्ष के राज्य के नागरिकों को दिए जाने वाले कोविड-19 के टीकों की संख्या लगभग 1,57,00,000 होगी और इतने टीके खरीदने के लिए राज्य को कम से कम 1100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। उन्होंने लिखा कि जैसे टीके 12 से 18 वर्ष के बीच यानी बच्चों के लिए भी उपलब्ध होंगे तो इस मद में कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। हम लोग ने सौंपा है 5 लाख का, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने घोषणा किया था और उनसे निवेदन किया था कि अगर उनके हाथों के द्वारा प्रेस क्लब को दिया जाए तो आने वाले समय में और लोग इससे प्रेरित होकर हमारे प्रेस के जो लोग शहीद हुए हैं उनको सहायता में आगे आएंगे। 4 जून से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता न्यायिक कार्य पर लौटेंगे और मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे और बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना के कारण एक लंबे अरसे से अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखे थे। इस बार भवन की साफ सफाई और सैनिटाइज के बाद 11 जून से अधिवक्ता अपने टेबल पर बैठेंगे। अधिवक्ताओं का टीकाकरण के लिए बार एसोसिएशन ने वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग एडिशनल कलेक्टर से की है। 30 मार्च तक कोर्ट बंद थी, म्युनिसिपल कोर्ट में नहीं हो रहा था। अब कोरोना संख्या कम हो गई है, वकीलों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यह सब देखते हुए
4 जून से सिर्फ वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई होगी तथा 11 तारीख से दोनों बार भवन खोल दिया जाएगा। अधिवक्तागण कार्यपालिका से जो भी केस है उसमें वो भाग ले सकते हैं। रांची जिला के बेड़ो इटकी प्रखंड स्थित आरोग्यशाला में करोड़ रुपए का एक्सपायरी दवाएं पाया गया और मांडर विधायक बंधु तिर्की द्वारा आरोग्यशाला के निरीक्षण के क्रम में WC वार्ड पहुंचे तो वहां करोड़ रुपए के मलेरिया से संबंधित दवा एक्सपायर पाया गया। मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि आरोग्यशाला में खेल हुआ है, करोड़ों का दवा मंगाकर रोगियों को बांटा नहीं गया है और दवा को एक्सपायर करा दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि पूरे राज्य स्तर का मलेरिया व अन्य दवा मंगाकर यहां गोदाम में डंप कराया गया है और इसका शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है, ना डायरेक्टर और ना स्वास्थ्य विभाग इसका शुद्धि लिया है। उन्होंने कहा कि सारी चीजों का जांच होना चाहिए। जिन लोगों का दवा खरीद व फरोख्त में संलिप्तता है वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा डंप करवा दिए, कोई इसका आज तक इसका जो ना डायरेक्टर प्रमुख शुद्धि लिया होगा, ना यहाँ पर आपका NRHM से सुविधा लिया गया, इसका शुद्धि लिया गया और न स्वास्थ्य विभाग इसका लिया गया। हम तो कहेंगे कि इसको पूरी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों का इस दवा का खरीद बिक्री में संलिप्तता है, इतना करोड़ों का नुकसान कराया है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बोकारो के चास स्थित 2 अस्पताल देवांश हॉस्पिटल और सिटी केयर में कोरोना संक्रमण के दौरान जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर में गड़बड़ी किए जाने की बात जांच में सामने आई है। इस बाबत दोनों अस्पतालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर को मुख्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। इस पत्र के आलोक में बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक राज्य मुख्यालय को यह सूचना मिल रही थी कि कोरोना संक्रमण के दौरान जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर की कालाबाजारी और गड़बड़ी अस्पतालों के द्वारा किया जा रहा। इसी को लेकर बोकारो के अस्पतालों में ड्रग इंस्पेक्टरों के द्वारा जांच की गई। इसी आलोक में सिविल सर्जन ने दोनों ड्रग इंस्पेक्टरों को पत्र लिखकर कार्रवाई कर राज्य मुख्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया है। अब यह बात स्पष्ट हो चुका है कि अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन में भारी गड़बड़ी की गई है। के द्वारा इस संबंध में जांच की गई और जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तो अभी कुछ दिन पहले राज्य से इस संबंध में आया है कि आपने इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है। तो ये डीसी साहब के थ्रू मुझे मिला और मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को ये फॉरवर्ड कर दिया हूं कि आप कार्रवाई कर सूचित करें, क्योंकि ये ड्रग का मामला है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में सारा पावर है ड्रग इंस्पेक्टर को। धनबाद में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए पता चला कि जिला प्रशासन ने 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन शुरू किया, जिससे भारतीय बता दें कि जनता पार्टी के धनबाद सांसद PN सिंह और विधायक राज सिन्हा ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर सांसद PN सिंह ने कहा कि यह सरकार की एक अच्छी पहल है। जिन क्षेत्रों में 45+ उम्र वाले व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकते, वहां यह मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन पहुंचकर लोगों के बीच वैक्सीनेशन का कार्य करेगा। वही विधायक राज सिन्हा ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाई गई थी, जिससे लोगों के बीच में भ्रम फैल गया। इसे निजात दिलाने के लिए लोगों में जागरूकता की जरूरत है, जिससे कि लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन करवाएं और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत हासिल कर सके। पहल किया आज से धनबाद जिला में वैक्सीन भी जगह जगह मोबाइल ऐप के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इससे फायदा है। गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है और उनके अंदर जागरूकता भी करना जरूरी है कि वैक्सीन लीजिए या वैक्सीन आपके जीवन के रक्षा के लिए आवश्यक है। कोरोना के चैन को तोड़ने को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब अंतिम पड़ाव पर है, यानी लॉकडाउन का समय अब कुछ घंटे ही बचा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों पर
प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कैंसर पीड़ित रसूलन खातून के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत आ रही परेशानियों की वजह से इलाज सही वक्त पर न हो पाने के कारण मरीज भगवान भरोसे हैं। कैंसर पीड़ित बताते चले कि कहना है कि रसूल खातून का इलाज एमजीएम जमशेदपुर में हो रहा था। इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से डॉक्टर ने मुख्यमंत्री गंभीर योजना के अंतर्गत इलाज करने के लिए मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा। परिवार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का इलाज कराने के लिए जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है पेपर वर्क उसे पूरा करने में 20 दिन से ज्यादा लगे, उसके बाद भी पूरा नहीं हो सका। इलाज के नाम पर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंसर पीड़ित महिला जिसका नाम रसूलन खातून है, 2-3 महीने से कैंसर पीड़ित है और उनका इलाज एमजीएम हॉस्पिटल में हो रहा था और वहां पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत फायदा लेने के लिए इन्हें जो प्रोसेस है करने के लिए बोला गया और ताकि इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सके। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, तो वहीं कुछ धंधेबाज एम्बुलेंस की ओट में काले कारनामों को अंजाम देने में जुटे हुए। ऐसे में धनबाद में मंगलवार को एक मारुति को एम्बुलेंस पुलिस लाइन की ओर से यानी तेज गति से आ रहे सेंट्रल हॉस्पिटल जगजीवन नगर की ओर जाती दिखी, जिससे एएसपी मनोज स्वर्ग्यार ने पीछा कर जगजीवन नगर बालाजी मंदिर के पास दबोच लिया। एम्बुलेंस से तलाशी लेने पर उसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने एम्बुलेंस और अंग्रेजी शराब को जब्त कर थाने को सुपुर्द कर दिया। मामला सर एम्बुलेंस है जिसके बारे में कागज लेके जा रहा है, पकड़ा है, बाकी अग्रेसर कार्रवाई करा जाएगा, कहाँ ले जा रहा है। बाघमारा के बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत मुराईडीह स्थित माइनोप आउटसोर्सिंग में आदिवासी रैयत मानो देवी मनसा टुडू के समर्थन में दर्जनों आदिवासी महिला पुरुष पारंपरिक हथियार तीर धनुष भाला लाठी के साथ बहुत प्रदर्शन किया। कंपनी के मुख्य गेट में तालाबंदी कर धरना पर बैठ गए। कंपनी कर्मियों को भी रैयत द्वारा मारपीट किया गया। बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। महीने के बाद हमको जेल धकेल दिया, जेल भेज दिया। जेल से आए तो फिर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आए पेपर लेकर के डिग्री होकर के, उसके बाद अपना जमीन में 220 एकड़ 81 डिसमिल में अपना बोर्ड लगाए। जब बोर्ड लगाए तो 2-4 दिन को छोड़ दिया, फिर हमको कबर के हटा दिया। हमारा बोर्ड को कबर हटा दिया, तो फिर हम लोग आंदोलन किए। जिसमें कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है वो उसके हिस्से में आता है और उसके एवज में उसको पैसा या नौकरी नहीं दी गई है बीसीसीएल के द्वारा। लेकिन हम लोगों के द्वारा जांच करवाया गया है जिसमें कि ये पाया गया है कि प्लॉट जो है इनके खाते में एक भी नहीं है, तब इसीलिए इनके प्लॉट पे काम नहीं चल रहा है बीसीसीएल का। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो समस्या क्रिएट की जा रही है उसके संबंध में हम लोगों ने बीसीसीएल से बातचीत की है। बेरमो फुस्टो नगर परिषद क्षेत्र के मकोल स्थित पुराना शिव मंदिर के पीछे कॉलोनी के नजदीक जमीन के अंदर आग की लपटें और जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था, जिसे देखकर स्थानीय लोग खौफ में थे। जैसे इस मामले की जानकारी फुस्टो नगर परिषद को हुई, तत्काल नगर परिषद अध्यक्ष राकेश सिंह उपाध्याय छेदिनोनिया ने नगर परिषद के जेसीबी मशीन से आग वाली जगह पर मिट्टी डलवाने और सीसीएल डोरी के दमकल गाड़ी से आग बुझाने का काम किया। सेंटर कॉलोनी में आग लगा हुआ है, जिसका हम लोग 2-3 दिन पहले विजिट किए थे और आज भी हम लोग जेसीबी के द्वारा उसका कटिंग करवा रहे हैं। लेकिन मेरा सीसीएल से अनुरोध रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा आबादी बसा हुआ है, इसलिए वो सीएम पीडीआई के टीम को ला करके और इस आग पे जल्द से जल्द काबू करने का प्रयास करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉलोनी और बगल में स्टेट बैंक भी है, इसलिए इस आग से बहुत बड़ा क्षति होने की संभावना है। इसीलिए हम सीसीएल से अनुरोध करेंगे कि इस आग पे बहुत जल्द से जल्द काबू करने का। मरवाड़ी युवा मंच की स्थानीय इकाई द्वारा लोहरदगा शहरी क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। मंच द्वारा 1001 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत अलग अलग विद्यालय परिसर और दूसरे स्थानों में पौधारोपण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।
आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम 3 दिन से लगातार चल रहा है। तो करीबन 1000 वृक्षारोपण मारवाड़ी युवा मंच के युवाओं द्वारा लगाया जाएगा। आज ये कस्तूरबा स्कूल विद्यालय में लगाया गया। इसके बाद मुक्ति धाम है और भी जितने यहाँ के स्कूलें हैं सब स्कूलों में प्राय। देवघर में समाज सेवी महेश राय अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कोरोना मरीज, उनके परिजन व चिकित्सा कर्मियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही श्रमिक मजदूरों को भी भोजन पैकेट उपलब्ध करा रहे। गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम और हार्डवेयर सैनिटरी एसोसिएशन के संयुक्त बैनर के तले वे लोग यह सेवा दे रहे हैं। प्रतिदिन तकरीबन 600 से लेकर 700 तक लोगों को निःशुल्क भोजन खिला रहे हैं। यहाँ से लेके पुराना सदर अस्पताल से लेके माँ ललिता हॉस्पिटल, मेगा सेवा सदन, सुधा ट्रामा सेंटर, अजय सुधा क्लिनिक, शिवांता श्री हॉस्पिटल, लक्ष्मी नारायण, विभिन्न अस्पतालों में हम लोग प्रत्येक दिन 7:30 बजे हम लोग 2-3 टोली निकलते हैं। सभी टोली जाकर सभी हॉस्पिटल में भोजन पहुंचाते हैं। जितने मरीज रहते हैं, उनके परिजन रहते हैं, वहाँ के डॉक्टर रहते हैं, वहाँ के जो कर्मी। गढ़वा मझिया मुख्य मार्ग पर हारन दुबे पहाड़ के पास हुई लूटपाट की दूसरी घटना का खुलासा मेराल पुलिस ने 10 दिन में करते हुए इसमें संलिप्त सभी 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गढ़वा सदर थाने में प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने कहा कि 21 मई को हारन दुबे पहाड़ के पास 5 अपराधियों के द्वारा आने जाने वाले मोटरसाइकिल चालक को ओवरटेक कर लूटपाट किया गया था, जिसके बाद भुक्तभोगी के द्वारा मेराल थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।